तो आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। और आज के क्लास में हम वही जो पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप 9, 10 या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसी का इंट्रो पार्ट करेंगे। और आज उससे ज़्यादा कुछ करने वाले हम नहीं। तो जो आपने पढ़े हैं पिछले क्लासेस में उसी को रिकॉल करेंगे। हमें ये पता होता है कि जो हमारा नेचर है या हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं वो ख़ास करके जो भी हम सराउंडिंग में देखते हैं वो मटेरियल्स के बने होते हैं। मैटर्स, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म में मैटर्स कहते हैं। हालांकि जो हमारा जो नेचर है वो मटेरियल्स के अलावा एक और चीज़ से बना होता है। मटेरियल से तो बना होता ही है, जिसे मैटर आप कहते हैं। बचपन से इसके डिफिनेशंस को आप पढ़ते आए हैं और बहुत फैमिलियर हैं। हम और आप डे टू डे लाइफ में इससे बहुत फैमिलियर हैं। लेकिन जो नेचर हमारे दूसरी चीज़ से बनी हुई है वो फील्ड है, जिसके बारे में हम उतना फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कम है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि एक का दुक्का ऐसा एग्जाम्पल है या ऐसी चीज़ें हैं। फील्ड जो है वो 10 है, 20 है, ऐसा नहीं है। या इनके अमाउंट कम है, इनके अमाउंट ये भी बहुत ज़्यादा है। और हम इसमें आगे आने वाले क्लासेस में खास करके वो फिज़िक्स की बातें हो जाती है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करते हैं। इवन आपको पता है कि लाइट भी एक कम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम तो हमेशा लाइट्स देखते आते हैं। दुनिया मतलब दिन भर में पता नहीं कितनी बार लाइट से इनकाउंटर होते हैं। तो फील्ड की भी कमी नहीं है। और ये जो फील्ड है वो जो आपको दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन ये है। ये नहीं है कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है किसी चीज़ को समझने के लिए। वास्तव में नेचर में ये चीज़ हैं, इनका अपना एक एग्जिस्टेंस है। बट हम अपने आप को मटेरियल्स पर फोकस करेंगे, मैटर्स पर फोकस करेंगे। मैटर्स के डिफिनेशन को थोड़ा बाद में समझते हैं, है ना। बाद आप बेसिकली आप जानते ही हैं डिफिनेशन, से बहुत बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन उस डिफिनेशन में थोड़ी सी मुझे लगता है कमी होती है, जो आप नहीं जान पाते। कमी तो नहीं है, बट आप उस डिफिनेशन में थोड़ा उसको और बेहतर ढंग से सोचने की ज़रूरत है उस डिफिनेशन को। अब तो अगर बहरहाल अभी हम मटेरियल के डिफिनेशंस के बारे में नहीं जानेंगे, या फिर हम मैटर्स के बारे में जानेंगे। और मैटर्स में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, और वो है अ स्टेट ऑफ मैटर्स। और स्टेट ऑफ मैटर्स की जब बात बोलते हैं तो मैं चाहूँगा कि स्टेट क्या है, स्टेट को डिफाइन करें। ये स्टेट क्या है, स्टेट किसे कहते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्ड स्टेट है ये केवल साइंस में यूज होता है ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये आपका एक बड़ा इंग्लिश वर्ड है और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जितना कुछ आप जान सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, वॉट एवर यू कैन नो अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज नोइंग, दैट इज नॉन। जो कुछ भी आप जान सकते हैं वो सब जानते हैं, है ना। जो नहीं जान सकते हैं उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। बट जो जानते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, ये सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी अगर उस सारे प्रॉपर्टी को आप जान सकते हैं और जानते हैं, तब उसको बोलेंगे कि वो हम उस मैटर के स्टेट को जानते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मैटर्स है और उसके सारी प्रॉपर्टी तो को जान तो सकते हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं, तब हम उसके स्टेट के बारे में नहीं जान रहे हैं। और ये स्टेट जो है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा।
ये स्टेट अभी अभी ये मटेरियल का स्टेट ये है, इस कंडीशन में मटेरियल का स्टेट ये है, या इस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की ये स्टेट है, तो दूसरे समय में, दूसरे मोमेंट में, दूसरे क्षण में, दूसरे टाइम में उसका स्टेट बदलेगा। तो स्टेट टाइम पे डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कंडीशंस पे उसके स्टेट को आप डिफाइन करेंगे। तो अगर मैटर्स की स्टेट की बात करें तो मैटर्स की स्टेट जनरली हम लोग 4 या 5 टर्म्स में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई एक पढ़ते हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। आप क्लास 9 में 2 और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट वो उन्होंने दे रखे हैं, प्लाज्मा और एक और बोस, आइंस्टीन, AINSTIN, कंडेंसेट। और हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से आउट ऑफ है। तो प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट को अभी भी ना जानेंगे, तो बेसिकली फोकस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। थोड़ा अगर ये कहें तो प्लाज्मा जो स्टेट होता है वो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर होता है, खास करके कोर ऑप्शन पे। और ये बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, वेरी लो टेम्परेचर। और इसमें एक नाम है बोस, है ना, जिससे आप हमें प्राउड होना चाहिए बीइंग एन इंडियन। ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन से तो हम फैमिलियर हैं ही। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि टेम्परेचर को बहुत लो कर दो तो एक प्रकार का स्टेट आएगा, उसकी कुछ खासियत होती है, तो उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। लेकिन वो थ्योरी में थी, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा था, कोई वैसा स्टेट बना नहीं पा रहा था। और 1996 या 1997 में पहली बार ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। हाउएवर जो सत्येंद्र नाथ बोस है और आइंस्टीन हैं, इन्होंने इसके थ्योरेटिकल ग्राउंड को दिया था। उन्होंने पहले ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाए थे, और उसको फिर एक्सपेरिमेंटली बनाया गया 1996 में, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद हम लोग जनरली फोकस इसी पर करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो जानते आ रहे हैं उसी को जानेंगे कि सॉलिड या जो भी मटेरियल है, जो मैटर्स है, वो पार्टिकल्स के बने हैं, ये पार्टिकल नेचर में होते हैं। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज में होते हैं। इनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, इनका एक डेफिनेट शेप होता है जो बड़ा ही ऑर्डरली अरेंजमेंट में रहता है। एक ऑर्डरली फैशंस में इनका अरेंजमेंट होता है, और इनका जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो बड़ा कम होता है। खास करके थोड़ा बहुत स्लाइटली वाइब्रेटरी मोशंस करते हैं, अपने ही जगह पर थोड़ा ऑस्किलेट करते हैं, बट इनका कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होता है कि ये पार्टिकल्स यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए। मतलब काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशंस इनका बहुत कम होता है। जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ये थोड़ा इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए ये फ्लो कर सकते हैं। इनके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, और इनके पास टेंडेंसी फ्लो करने की होती नहीं है। और गैसेस में तो पार्टिकल्स जो हैं वो और दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो हो जाती है। और जो चीज़ें फ्लो करती हैं
उनको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड और गैसेस को आप फ्लूइड कह सकते हैं, जबकि सॉलिड को आप सॉलिड फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं आएगा। और चूँकि ये बहुत क्लोज है तो ये काफ़ी टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, इनका फिक्स शेप होता है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि यहाँ लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड ही होता है, बट इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक द शेप ऑफ, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फैमिलियर नहीं इन सब चीज़ों से। शेप ऑफ कंटेनर। और गैसेस ना वॉल्यूम फिक्स्ड है ना शेप फिक्स्ड है, ना वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है इसका और ना ही शेप फिक्स्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान रखे हैं। ओके, अब जो शुरू में कहा था कि मैटर्स के डिफिनेशंस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम्स है, वो ये है कि ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत इतने छोटे होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से बाहर की बात है। अभी मैं वो क्वांटिटिव टर्म में नहीं बताऊंगा कि इनके पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली आप समझिए कि इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। और इनसे ये बने होते हैं। तो अगर छोटे भी हैं तो क्या हुआ, इनका कुछ न कुछ तो मास होगा और कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा। तो क्या आप इसको मैटर कहेंगे? ये जो पार्टिकल है, आप इसको मैटर कहेंगे? अगर इसको मैटर कहेंगे तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मैटर इस पार्टिकल से बना है? अब तो मैटर से बना है, ये कौन सी बात हो गई, है ना। ये तो कोई तर्कपूर्ण संगत नहीं है। एक है कि अगर आप डिफाइन करते हैं मैटर्स को, तो बचपन से डिफाइन करते आए हैं कि जिनके पास शेप होता है, जिनके पास मास होता है ना, और जिनके पास वॉल्यूम होता है, आप उसको मैटर्स डिफाइन करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो मैटर्स हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो पार्टिकल्स का जितना मर्जी छोटा मास हो, जितना मर्जी छोटा वॉल्यूम है तो इसको मैटर क्यों ना कहा जाए। अब अगर इसको मैटर कहते हैं तो फिर डेफिनेशन में बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मैटर क्या चीज़ का बना हुआ है। तो मैटर्स का बना हुआ, ये कौन सा डेफिनेशन है? ठीक है, इसीलिए ये मैटर्स की जब ही बात करते हैं ना, तो हम बल्कनेस पे बात करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक वाटर ड्रॉप ले लिया और बोल दिया वाटर ड्रॉप मैटर है। अगर वो मैटर है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके एक ड्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है। वो वाटर जब बहुत बल्कनेस में आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, अगेन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इतना ज़्यादा, तब हम कहेंगे कि हाँ उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इसीलिए जब भी आप मैटर्स की बात करते हैं कि उसके मास होते हैं, उसके वॉल्यूम होते हैं, तो वो मैटर्स जो है वो खुद एक बल्कनेस है, उनके पार्टिकल्स, वो एक पार्टिकल्स की बात नहीं करते, या आप 10 पार्टिकल्स की बात नहीं करते हैं, आप मिलियंस एंड मिलियंस, इवन मोर देन दैट, आप उसकी बात करते हैं। उतने जब पार्टिकल्स होते हैं तब वो मैटर डिफाइन होता है। तो मैटर इज डिफाइंड नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 particles. Matter is defined by the collection of the particles, and collection in the huge collection. And that is why, so this definitions, a definition is right, no doubt, but the concept that you know is slightly कि भाई अगर तो फिर इस छोटे से पार्टिकल को भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 1, 2 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल, 100 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल्स को आप मैटर्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैटर्स आप कह रहे हैं तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको,
और वो 1, 10, 20 पार्टिकल से फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बनती है, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें मैटर्स के बारे में हुई। अब हम लोग वो पढ़ते हैं कि भाई ये पार्टिकल्स के बने तो हैं, अब ये जो सबस्टांस है, ये जो मटेरियल्स है, ये दो तरह के हैं, एक प्योर सबस्टांस बोलते हैं और एक इम्प्योर सबस्टांस बोलते हैं, है ना। तो प्योर सबस्टांस और ये इम्प्योर सबस्टांस क्या है, अभी मैं जिक्र नहीं करूँगा, वो आगे क्लासेस में जिक्र करेंगे कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या बोले जाएंगे, ठीक है ना, या इनके पार्टिकल्स को क्या बोले जाएंगे, वो थोड़ा देर के बाद वो उसका जिक्र होगा, ठीक है, समझे। और वैसे आप जानते हैं, ऐसा 9 क्लास में आप जानते हैं इस चीज़ों को कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के क्या, 2 टाइप के, एक होते हैं एटम्स और एक होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता है। बट बिफोर दैट हम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट की प्यूरिटी, सबस्टांस कितने टाइप के हैं, तो सबस्टांस 2 टाइप के हैं, प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। अब इम्प्योर सबस्टांस का ये कतई मतलब नहीं है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट आते हैं कि शुद्ध देसी घी, रामदेव बाबा का शुद्ध देसी घी, तो वो शुद्ध का उसका मतलब अलग है, वहाँ जो प्यूरिटी उसका अडल्ट्रेशन से मतलब है, क्योंकि जो घी है खुद एक मिक्सचर है और साइंस टर्म में मिक्सचर एक को इम्प्योर सबस्टांस है, ठीक है ना। तो वो जो प्योर बोल रहे हैं उस प्योरनेस का कुछ और मतलब है, उसका मतलब अडल्ट्रेशन है, जो अनवांटेड चीज़ें मिलाई गई है वो है अशुद्धता का निशानी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम वो ऐसे इम्प्योर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार कोई अडल्ट्रेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। दूध खुद एक मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क जब इम्प्योर बोल रहे हैं तो उसमें कोई पानी मिला हुआ है या ऊपर से आपने कुछ मिला दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात करेंगे। तो सबस्टांस जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक होगा प्योर सबस्टांस और एक होगा इम्प्योर सबस्टांस। और ये जो प्योर सबस्टांसेस होते हैं आपको पता है ये 2 भागों में बंटते हैं। स्टेट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ ना। प्योर सबस्टांस के, इम्प्योर सबस्टांस के स्टेट फॉर लिक्विड गैस हो सकते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो स्टेट का क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर सबस्टांस की क्लासिफिकेशन में हम क्या स्टेट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर प्योर सबस्टांस में कुछ एलिमेंट्स होंगे और कुछ को क्या दूसरे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। इम्प्योर सबस्टांस में आप मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, सिंपली एक मिक्सचर। और ये मिक्सचर भी टाइप्स होते हैं जिसको आप पढ़े हैं 9 क्लास में, सारी चीज़ें आपने 9 क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ी है और उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं। और आपने पढ़ा है होमोजेनस मिक्सचर, और आपने पढ़ रखे हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। इस होमोजेनस मिक्सचर को जो जनरल
इसमें ये प्योर सब्सटेंस कहने का क्या मतलब है वो अभी समझ में आएगा आपको। एलिमेंट जो होते हैं, मतलब एलिमेंट वैसे सब्सटेंस made up of same kind, एलिमेंट क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, यू कैन से कंपाउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। मैं भी कुछ पार्टिकल्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, और आप ले सकते हैं। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट जो है वो एटम्स के बने होते हैं, और एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो मोर देन वन एटम्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, मोर देन वन एटम्स। बट एक यहाँ बड़ा बट है कि ये फिक्स रेशियो में होंगे। इनके जो एटम्स जो कंबाइन होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। एटम कम्बिनेशंस इन फिक्स्ड रेशियो, एटम कम्बिनेशन इन फिक्स्ड रेशियो, एटम कम्बिनेशंस इन फिक्स्ड रेशियो। और अलग इसमें ये दोनों ही प्योर हैं, ये दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि ये तो सेम काइंड के एटम से बने हुए हैं ही। ये इनकी अगर बात बोले तो मान लीजिए कि ये कंपाउंड जो हैं जो बने हैं दो अलग अलग एटम से जो बने हैं। सपोज करें कि एक सी लिया है और आपने CO2 कंबाइन करके CO2 बनाया है, तो ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन है और इसमें दो ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनका रेशियो बड़ा फिक्स है। रेशियो फिक्स कहने का मतलब कि अगर कार्बन की अगर आप एटॉमिक मास की बात करें तो ये 12 AMU है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 16 32 AMU है। आप जानते हैं एटम का मास जो होता है एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा। इट मीन्स आप डिवाइड कर ले तो ये 3/8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मास का कार्बन बाई ऑक्सीजन का मास अगर 3:8 आता है तो वो CO2 ही होगा, वो कुछ दूसरा होने वाला नहीं है। अगर CO2 है तो मास हमेशा क्या होगा 3/, मास का रेशियो क्या होगा 3/8 होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आप CO ले लें, ये भी CO ले लें, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, और इनके जो मास होंगे ये देख लीजिए। अब सिनेरियो चेंज होगा, अब यहाँ 12/16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये आपके 3/4 हो जाएगा। अब ये रेशियो होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये रेशियो अगर CO2 है तो ये रेशियो 3/8 होगा, अगर CO है तो 3/4 रेशियो होगा। अब रेशियो फिक्स्ड है एक कंपाउंड का, तो इसका मतलब वो प्योर कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, वो अलग अलग एटम से बने जरूर है, लेकिन इनमें अलग अलग एटम इन्वॉल्व है, लेकिन इनके रेशियो फिक्स्ड है। और दूसरा चीज़ कि ये जो कंपाउंड जो बनेगा, जो नया कंपाउंड आएगा, जो एटम से बने हैं, जो एलिमेंट से बन करके नए कंपाउंड जो आ रहे हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो अपने पुराने वाले एलिमेंट से, पुराने वाले सब्सटेंस से अलग होगा। जैसे मान लें कि अभी आपने ये C+H का एग्जांपल लेते हैं, H2+O2, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये आपने वाटर बना लिया है, ठीक है। तो ये बना हुआ किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना क्या है? वाटर। अब अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें
तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये तो लिक्विड फॉर्म में है। तो जो प्रोडक्ट आया है, जो बना है, वो प्रीवियस जिससे बना है उससे उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग है। देखिए स्टेट में चेंज है। दूसरा क्या कि ये देखिए O2 हेल्प इन बर्निंग, जबकि H2O एक्सटिंग्विशेस द फायर। एक जलाने का काम करता है, एक बुझाने का काम करता है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इसलिए ये जो नया कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और जिसकी अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है।